किस्मतपुर गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय जैसे रुक सा गया था। पहाड़ियों और नदी के बीच बसा यह गांव सुंदर तो था, लेकिन यहाँ का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव वाले धूप में मेहनत करते, लेकिन गरीबी और प्रकृति के थपेड़ों से लड़ना उनकी नियति बन चुकी थी। अरे श्यामलाल, ये लो तुम्हारा खत। वैसे सुना है तुम अपनी लड़की को पढ़ाने में लगे हो? अरे सच बोलो, पढ़ लिख कर वो क्या कर लेगी? आखिर में तो चूल्हा चौका ही उसका ठिकाना है ना? रुक जाओ एक पल, ये क्या बात हुई? जमाना बदल गया है और तुम अभी भी वही पुरानी बातें लिए बैठी हो। बदल गया होगा तुम्हारे लिए। यहाँ गांव में तो लोग आज भी लड़का पैदा करने के लिए भ्रूण हत्या तक कर डालते हैं। सब अपनी मेहनत लड़कों पर लगाते हैं और तुम एक लड़की के लिए सारी जिंदगी खपा रहे हो। हाँ, खपा रहा हूं, और गर्व से। मेरी बेटी किसी लड़के से कम है क्या? आज लड़कियां हर जगह नाम कमा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अफसर बन रही है। तुम बताओ, उसे चूल्हे तक सीमित रखना कहां की समझदारी है? लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? कुछ तो। गांव वालों की सोच उनकी, मेरी बेटी का भविष्य मेरा। मैं उसे आसमान छूते देखना चाहता हूं और इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे जाओ भाड़ में, तुम्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आएगी। बस मेरा पैसा वापस कर दो, ब्याज समेत। और हाँ, ये वादे इरादे कहीं और जाकर दिखाना। मुझे यहाँ मत बेवकूफ बनाओ। श्याम एक गरीब किसान है जिसकी पत्नी 20 साल पहले चल बसी। अब बस उसकी बेटी ही उसका सहारा है, जो शहर में पढ़ती है। गांव वाले उसे ताने देते हैं, लड़की को क्यों पढ़ाते हो? ये शब्द उसके दिल को छलनी कर देते हैं, मगर वह चुपचाप सब सहता है, बस अपनी बेटी के सपनों के लिए। भाग्यवान, तुम मुझे इस कठिन जीवन में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज 20 साल हो गए और हर पल तुम्हारी याद मेरे सीने को चीरती है। हमारी बेटी आज अपनी कक्षा में अव्वल आई है। ये उसकी कामयाबी तुम्हारी ही परछाई है। हर बात में, हर अंदाज में वो तुम पर ही गई है। काश तुम आज यहां होती, मेरे इस दर्द को हल्का करने के लिए, मेरी इस खुशी को पूरा करने के लिए। इस कहानी में एक और किरदार, जिसमें एक लालची और बेईमान जमींदार हरिप्रसाद शर्मा अपनी चालाकी से गरीब किसानों को परेशान करता था। जमींदार हरिप्रसाद शर्मा अपनी जमीन गरीब किसानों को उधार पर देता था और बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, जिससे किसानों को इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा गांव भूखमरी और उस जमींदार के अत्याचार से त्रस्त था। अरे रामू, ये गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। मालिक, ये गांव वाले दिन रात आपके खेतों में पसीना बहाते हैं, उनकी हड्डियां तक गल जाती हैं, पर आप उन्हें पूरा हक भी नहीं देते। आपकी कृपा से ये लोग और भी गरीब हो जाएंगे। रामू, तू नहीं समझेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं अगर इन्हें ज्यादा दूंगा तो ये मेहनत करना छोड़ देंगे। इनकी भलाई के लिए ही थोड़ा कम देता हूं। वैसे भी मेरे पास अपने खर्चे हैं, हवेली, रुतबा, सब कुछ तो संभालना पड़ता है। इनके पास तो बस 2 वक्त की रोटी का ठिकाना है, फिर भी शिकायत करते हैं। जमींदार ये सब बातें कर रहा था कि तभी श्याम नाम का गरीब किसान मुंह लटकाए दुखी मन से आता है। साहब, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं अपनी जमीन पट्टे पर देता हूँ। साहब, मुझे भी पट्टे पर दीजिए। मैं आपकी जमीन पर 1 साल तक काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम है और मैं पास के गांव रामपुर में रहता हूँ। ठीक है श्याम, मैं तुम्हें अपनी जमीन पट्टे पर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है साहब, बताइए आपकी शर्तें क्या है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर मेहनत करनी होगी और 1 साल बाद उस जमीन की आधी फसल तुम्हारी होगी और आधी मेरी। ठीक है साहब, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। जमींदार से जमीन लेने के बाद श्याम अपने घर लौट जाता है।
अगले दिन वह खेत में मेहनत से खेती शुरू करता है। अच्छा, मुझे जमींदार से जमीन मिल गई। अब मैं इस पर खेती शुरू करूंगा। उम्मीद है इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे खूब मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बचेगा। श्याम दिन रात उस जमीन पर मेहनत करता है। श्याम दिन रात उस जमीन पर मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। श्याम फसल काटना शुरू करता है। श्याम की फसल की खबर जमींदार तक पहुंचती है। साहब, क्या आपको पता है, आज श्याम अपनी फसल काट रहा है। इस साल उसने बहुत अच्छी फसल उगाई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो देखने चलते हैं। श्याम, फसल तैयार हो गई। इस बार फसल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ साहब, इस बार मैंने गेहूं की फसल उगाई है। इतनी अच्छी फसल के लिए मैंने इस खेत में खून पसीना एक कर दिया। दिन रात मेहनत की, तभी फसल इतनी शानदार हुई। अब कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से क्या हुआ? यह मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मेहनत करो या न करो, फसल तो होनी ही थी। साहब, जमीन उपजाऊ हो, लेकिन बिना मेहनत के फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है। ज्यादा बात मत करो श्याम, मजदूर भी मेहनत करते हैं। असली कमाई जमीन वाले की होती है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल काट दो, मुझे जल्दी जाना है। यह कहकर जमींदार हरिप्रसाद शर्मा सारा अच्छा गेहूं ले लेता है और खराब फसल श्याम के पास छोड़ देता है। यह देखकर श्याम निराश हो जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद मुझे बस इतना मिला। हम गरीबों को ऐसे ही लूटा जाता है। मेहनत हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, रात दिन खटते हैं और फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। ये कैसी परीक्षा है तेरी, ऊपर वाले? कब तक ये अन्याय सहते रहे? कब मिलेगी अपनी जमीन, अपनी वो छोटी सी खुशी जो हमारा हक है? मन रोता है, दिल टूटता है, फिर भी उम्मीद की एक किरण ढूंढता हूं, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। कब बदलेगा ये सब? श्याम अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार रहा था, जैसे एक बोझिल दिनचर्या का हिस्सा बन चुका हो। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी रानी, जो शहर में पढ़ाई के लिए गई थी, गांव लौटती है। गांव की बदहाली और उदासी भरा माहौल देखकर उसका दिल भर आता है। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? हर चेहरा उदास और हर आंख परेशान क्यों दिखती है? बेटी, यही गरीब किसानों की नियति है। श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जमींदार जैसे लोग हमारी मजबूरी को हथियार बनाते हैं। हम खून पसीना बहाते हैं और वे उस मेहनत की कमाई छट कर जाते हैं। न हमारे पास अपनी जमीन है, न ही कोई अधिकार। यह सुनकर रानी के सीने में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसकी आंखों में चमक और आवाज में ठहराव आ जाता है। पिताजी, अब आप फिक्र न करें। आपकी बेटी लौट आई है। यह अन्याय अब और नहीं सहेगा। मैं उसे दिखाऊंगी कि एक बेटी की ताकत क्या होती है। उसकी चालाकी का ऐसा सबक दूंगी कि वह भूल नहीं पाएगा। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, बस दिल में आग और इरादों में जान हो। अगले दिन रानी जमींदार के पास पहुंचती है। अरे रानी, क्या बात है? मालिक, अब मैं पिताजी की जगह खेती करूंगी। मुझे खेत के लिए जमीन चाहिए। क्या तुम खेती करोगी? अरे, तुम तो लड़की हो, नाजुक सी। यह काम तुमसे नहीं होगा। पढ़ी लिखी हो, खेती में क्या रखा? मालिक, मुझे कम मत समझो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन किसान की बेटी भी हूँ। खेती मेरे खून में है। लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस मौका चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। वैसे भी पढ़ाई से आजकल क्या फायदा। चलो, मेरी शर्तें सुनो। बताइए मालिक। यह लड़की है, इसे ऐसी शर्त दूंगा कि सारी फसल मेरी हो जाए।
श्याम हर साल गेहूं बोता था, यह भी वही बोएगी। रानी, जो फसल बोओगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ऊपरी हिस्सा मेरा, निचला तुम्हारा। मंजूर है? मंजूर है मालिक। से रानी खेत में काम शुरू करती है। अगले दिन से रानी खेत में काम शुरू करती है। उसने गेहूं की जगह मूंगफली बोई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। मूंगफली की फसल शानदार थी। रानी मूंगफली निकालना शुरू करती है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार आता है। ऊपरी हिस्सा मेरा, निचला तुम्हारा। हाँ मालिक, मुझे सब याद है। आपने कहा था ऊपरी हिस्सा आपका, तो लीजिए घास और पत्तियां। निचला हिस्सा मेरा, यानी सारी मूंगफली मेरी। यह क्या? तुमने मूंगफली बोई? हाँ मालिक, पिताजी गेहूं बोते थे। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बदलाव किया जाए। लड़कियों का तरीका थोड़ा अलग होता है। जमींदार घास लेकर रह जाता है और रानी सारी मूंगफलियां घर ले आती है। अरे ये क्या? इसने तो आपके साथ गजब की चालाकी कर दी मालिक। आप पूरे गांव को मूर्ख बनाते फिरते हो। गांव वालों की आंखों में धूल झोंकने के उस्ताद हो, और यहां आपको एक लड़की ने आपको छूना लगा दिया। वाह, क्या बात है जमींदार साहब। हाँ, इस किसान की बेटी को तो मैं देख लूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार मेरे सामने आने से पहले 7 बार सोचेगी। पर यह बात किसी को मत बोलना, वरना गांव वाले मेरे पीछे ढोल नगाड़े लेकर नाचने लगेंगे कि देखो जमींदार को उसकी औकात दिखा दी। आने दो इसे मेरे पास अगली बार, फिर देखता हूं कैसे इसकी अकड़ निकालता हूं। रानी बेटा, तूने जो किया, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती में ऐसा कमाल दिखाया जो हमें मालूम ही नहीं था, और अच्छी पैदावार लाई तूने। ये क्रांति पूरे गांव को खुशहाल कर देगी। इससे हमारे पुरखे बहुत खुश होंगे। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर, लेकिन मुझे डर भी लगता है। वो जमींदार, वो शैतान इंसान, वो हमें चैन से नहीं जीने देगा। उसकी नजर में आग है, वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप चिंता मत करो। आपने मुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। बचपन से आपने मुझे सिखाया है कि खतरे में कैसे जीना है, हर मुश्किल से कैसे लड़ना है। याद है ना, जब मैं छोटी थी और जंगल से लकड़ियां लाने गई थी, आपने कहा था, रानी, डर की आंखों में देखो, वो खुद भाग जाएगा। मैं आपकी वो सीख कभी नहीं भूलूंगी। हाँ बेटी, पर यह जमींदार कोई साधारण आदमी नहीं है। वो ताकतवर है, उसका गुस्सा पहाड़ जैसा है। अगर उसने तुझ पर हाथ उठाया तो... पिताजी, हाथ उठाने की हिम्मत तो उसे पहले करनी पड़ेगी। आपने मुझे सिर्फ हिम्मत ही नहीं, होशियारी भी दी है। मैं उस जमींदार को दिखा दूंगी कि बेटियां वो सिर्फ घर की शान नहीं, खेतों की जान भी होती है। वो समझता है कि हम कमजोर हैं, पर मैं उसे बेटियों की ताकत का मतलब सिखाऊंगी। आपने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया, और आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मेरी रानी, तू सच में मेरा बेटा है। जा, अपनी राह बना। पर एक बात याद रखना, अगर कभी मुसीबत आए तो अपने बूढ़े बाप को आवाज जरूर देना। पिताजी, आप बूढ़े कहाँ हैं? अभी तो आपके साथ मिलकर जमींदार को सबक सिखाना है। हम बाप बेटी की जोड़ी उसे दिखा देगी कि हिम्मत क्या होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद रानी फिर जमींदार के पास जाती है। मालिक, फिर से जमीन चाहिए। अरे रानी, ये क्या कर रही हो? खेत में काम करना लड़कियों का काम थोड़े ही है, ये मर्दों का काम है। तुम्हें तो घर संभालना चाहिए, रोटी बनानी चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। लड़कियां खेती बाड़ी करने के लिए नहीं बनी। जमींदार जी, ये आपकी पुरानी सोच बोल रही है। लड़कियां अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही हैं। ये 21वीं
सदी है और औरतें हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का डंका बजा रही हैं। खेती करना कोई मर्दों की जागीर नहीं है। मैं अपने खेत में मेहनत करती हूँ, अपनी फसल खुद उगाती हूँ और अपने परिवार को भी बखूबी संभालूंगी। अरे, ये नई नई बातें कहाँ से सीख आईं? श्यामलाल की बेटी होकर खेत में पसीना बहाने से क्या मिलेगा? समाज में औरत का काम तो तय है, घर चलाना, पति की सेवा करना। लोग हंसेंगे कि देखो, श्यामलाल की बेटी मजदूर बन गई, शर्मिंदगी होगी हमारी। शर्मिंदगी की बात नहीं, गर्व की बात है जमींदार जी। औरतें कमजोर नहीं होती कि बस चूल्हा छौका करे। देखिए ना, कल्पना चावला को, वो अंतरिक्ष में गईं, देश का नाम रोशन किया। किरण बेदी ने पुलिस की कमान संभाली, अपराधियों को सबक सिखाया। और सानिया मिर्जा ने टेनिस में दुनिया को दिखाया कि भारतीय लड़कियां क्या कर सकती हैं। क्या ये सब घर बैठकर रोटी बनाने से हुआ? नहीं ना, मेहनत और हिम्मत से हुआ। जमींदार जी, जमाना बदल गया है और सोच को भी बदलना होगा। गांव की लड़की हो या शहर की, सब में हौसला और ताकत है। मैं खेत में काम करूंगी तो लोग हंसेंगे नहीं, बल्कि देखेंगे कि एक लड़की अपने दम पर कुछ कर सकती है। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत घर में छुपने से नहीं, अपने काम से कमाई जाती है। आपकी सोच पुरानी है कि औरत सिर्फ घर की शोभा है। आज की औरत घर भी संभालती है और खेत, दफ्तर, दुनिया सब संभालती है। ठीक है, लेकिन इस बार शर्त सुनो। निचला हिस्सा मेरा, ऊपरी तुम्हारा। अब बोलो। मंजूर है मालिक। अगले दिन से रानी खेत में काम शुरू करती है। पूरा गांव हैरान था कि एक लड़की खेतों में काम कर रही है और जमींदार को मात दे रही है। रानी इस बार गेहूं बोती है। फसल तैयार होती है और जमींदार आता है। ये क्या देख रहा हूं मैं? रानी ने गेहूं बो दिया। ये खेत, ये सुनहरा गेहूं कैसे हो सकता है? एक लड़की ने ये सब कर दिखाया। हाँ जमींदार जी, हैरान होने की जरूरत नहीं। आपकी शर्त याद है ना? ऊपर का हिस्सा मेरा, ये गेहूं मेरा, और नीचे का हिस्सा आपका, ये जड़ें और घास आपकी। अब तो आप अपनी ही शर्त से बंध गए हैं। अरे साहब, सारा अनाज हमारा था। ये रानी तो चालाकी कर गई। आपने कहा था कि कोई हमें ठग नहीं सकता, फिर ये क्या हो गया? सारा गेहूं उसने ले लिया और हमें जड़ें थमा दी। चुप कर बेवकूफ, हंस मत। हाँ, गलती मेरी थी, मैंने इसे कम आंका। एक लड़की को हल्के में ले लिया, लेकिन ये हार नहीं, बस एक सबक है। सबक तो आपको पहले ही ले लेना चाहिए था जमींदार जी। मैंने आपके खेल को आपके ही नियमों से खेला। अब गेहूं मेरा और जड़ें आपकी। अगली बार सोच समझकर शर्त लगाइएगा। ठीक है रानी, इस बार तू जीत गई, लेकिन अगली बार देखना, ये गेहूं भी मेरा होगा, घास भी मेरी होगी। मैं जमींदार हूं, हार को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। साहब, अगली बार की बात छोड़िए, अभी तो जड़ें ही बची हैं। चले, इनका ढेर लगाए। हंस ले रानी, अगली बार तेरा ये गर्व धूल में मिलेगा। जमींदार घास लेकर रह जाता है और रानी सारा गेहूं घर ले जाती है। तू आ गई। आज सारा गांव तेरी बात कर रहा है। तूने खेत में गेहूं उगाया, वो भी इतना सुनहरा, और जमींदार को भी हरा दिया। मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैं कभी सपने में भी ना सोच सका। बाबूजी, ये सब आपकी ही मेहनत का फल है। आपने मुझे सिखाया
कि खेत से प्यार कैसे करते हैं, मेहनत से हक कैसे छीनते हैं। जमींदार को उसकी औकात दिखानी थी, सो दिखा दी। हाँ बेटा, तूने कमाल कर दिया। गांव में सब कह रहे हैं रानी ने जमींदार को जड़ें थमा दी और गेहूं अपने नाम कर लिया। लेकिन मुझे डर भी लगता है। तूने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी मेहनत की, कहीं ये जमींदार बदला ना ले ले। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, तुझे अकेले कैसे बचाऊंगा। देखो भाग्यवान, हमारी रानी ने क्या कर दिखाया। तेरी बेटी ने खेत को सोना बना दिया, जमींदार के घमंड को चूर कर दिया। काश तू आज यहां होती, अपनी बेटी को सीने से लगाती। तेरी माँ को तुझ पर बहुत नाज होता बेटा। बाबूजी, माँ मेरे साथ हैं हर कदम पर। उनकी दुआएं मेरी ताकत है। और आप चिंता मत करो, मैंने जमींदार को हराया है तो उसका बदला भी झेल लूंगी। ये रानी आपकी बेटी है, न डरेगी न झुकेगी। तू सचमुच अपनी माँ की तरह है रानी। उसकी हिम्मत, उसका जज्बा सब तुझ में है। लेकिन बेटी, ये जीत बड़ी है, पर रास्ता अभी लंबा है। बाबूजी, ये बस शुरुआत है। मैं वादा करती हूँ, हमारे गांव में बदलाव आएगा। न कोई जमींदार किसानों की मेहनत लूटेगा, न कोई बेटी को कम आंकेगा। मैं खेतों को हरा भरा रखूंगी और आपका सिर हमेशा ऊंचा। माँ के सपनों को पूरा करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, तुझ पर भरोसा है मुझे। जा, अपनी मंजिल तक पहुंच। तेरी माँ ऊपर से देख रही होगी और मैं यहां से तेरा हर कदम देखूंगा। कुछ दिनों बाद रानी फिर जमीन लेने जाती है। नमस्ते जमींदार जी। सोचा आपके दरबार की शोभा बढ़ाऊं। एक छोटी सी खेत की जमीन चाहिए मुझे, खेती के लिए। क्या कहते हैं, दया करेंगे अपने गरीब गांव वालों पर? खेत की जमीन तुझे? अरे धोखेबाज औरत, पहले मेरे साथ चालबाजी की, गेहूं ले गई, मुझे जड़ें थमा दी और अब फिर मेरे सामने मुंह उठाकर आई है। तुझे शर्म नहीं आती? जमींदार जी, धोखेबाजी का इल्जाम, ये तो आप पर ज्यादा सूट करता है। मैंने तो बस बड़ों से सीखा, जैसा बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। और आप तो पूरे गांव के लिए बड़े हैं ना। गांव को ठगना, गरीब किसानों की मुश्किल में उनकी मेहनत हड़पना, ये सब तो आपका पुराना हुनर है। मैंने तो बस आपकी किताब से एक पन्ना उधार लिया। बहुत हो गया तुम्हारा ज्ञान बांटना, लड़की। इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब मेरी शर्तें सुनो ध्यान से। बताइए आपकी शर्तें जमींदार जी। इस बार ऊपरी और निचला हिस्सा मेरा, बीच का तुम्हारा। अब बोलो। मंजूर है मालिक। अगले दिन से रानी खेत में काम शुरू करती है। रानी इस बार गन्ना बोती है। फसल तैयार होने पर जमींदार आता है। जमींदार साहब, ये क्या देख रहा हूं? रानी ने तो खेत में गन्ना उगा दिया। ये तो आपकी दादी निकली। गन्ने की मिठास से आपकी जड़ें कड़वी कर दी। साहब, अब तो आपकी हवेली में भी गन्ने का रस बहेगा और आप घास चबाते रह जाएंगे। चुप कर हरामखोर, तुझे हर वक्त मजाक सूझता है। ये क्या तमाशा है रानी? गन्ना, तूने फिर मेरे साथ चालबाजी की? ऊपर का हिस्सा घास फूस, नीचे का हिस्सा जड़ें, दोनों आप ले लीजिए जमींदार जी। और बीच का हिस्सा यानी पूरा का पूरा गन्ना, वो तो मेरा हुआ ना। अब बताइए, शर्त से मुकरेंगे क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैंने जिंदगी भर गरीब किसानों को ठगा, उनकी मेहनत छीनी, उनके खेत हड़पे, उनके पसीने को अपना हक समझा, और आज कर्म ने मुझे ऐसा जवाब दिया।
एक लड़की ने मेरे ही खेल में मुझे मात दे दी। तूने जो किया वो मेरे गुनाहों का आईना है, रानी। जमींदार जी, आईना तो बहुत पहले देख लेना चाहिए था। आपने गांव को लूटा, किसानों को भूखा मारा, और अब जब मैंने आपके नियमों से खेला तो आपको मिठास की जगह कड़वाहट मिली। गन्ना मेरा, जड़ें आपकी, ये कर्म का हिसाब है। अब सोचिए, अगली बार क्या बोना है, धोखा या इंसाफ? हाँ, कर्म सचमुच सख्त है। मैंने जो बोया वो आज लौट आया। तू जीत गई रानी। इस बार गन्ना तेरा, जड़ें मेरी। लेकिन ये सबक मैं नहीं भूलूंगा। शायद अगली बार मैं भी कुछ अच्छा बो सकूं। रानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने किसानों को बहुत ठगा। अब मैं सबकी जमीन लौटाऊंगा। नारी शक्ति ने मुझे सबक सिखाया कि बेईमानी का अंत बुरा होता है। इस तरह रानी ने अपनी चतुराई से न केवल अपने पिता का हक वापस पाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी न्याय दिलाया। जमींदार साहब नमस्ते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमारे गांव में इतना भेदभाव और पक्षपात क्यों है? लड़के लड़कियों में फर्क, ऊंच नीच की बातें, ये सब तो जहरीला माहौल बना रहा है। ऐसा क्यों? देखो रानी, ये भ्रूण हत्या और लड़के लड़कियों में भेदभाव तो हमारे समाज की पुरानी परंपरा है। लड़के ही खेतों में काम करते हैं, कुल का नाम आगे बढ़ाते हैं। लड़कियों को तो पराया धन समझा जाता है। इन पर खर्चा करके क्या फायदा? जमींदार साहब, आपकी बात पुराने जमाने की हो सकती है, लेकिन आज वक्त बदल गया है। लड़के लड़कियों में भेदभाव करने से समाज कमजोर होता है। अगर हम लड़कियों को मारते रहेंगे या उन्हें कमतर समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। अरे, ये सब तो बस कहने की बातें हैं। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में पैसा लगाओ, फिर वो शादी करके चली जाएंगी। हमारे गांव में तो यही रीत है। साहब, यही सोच गलत है। अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो वो अपने अधिकारों को कैसे समझेंगी? एक पढ़ी लिखी लड़की न सिर्फ अपने परिवार को संभाल सकती है, बल्कि गांव और समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। अगर हम उन्हें मौका नहीं देंगे तो हमारा समाज अधूरा रह जाएगा। बिना आधी आबादी के तरक्की कैसे होगी? ये बात तो कुछ सोचने वाली है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? गांव में कोई अपनी बेटी को स्कूल भेजे तो मजाक उड़ाते हैं। लोग वही कहते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। अगर आप जैसे बड़े लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, उन्हें बराबरी का हक दें, तो गांव का नजरिया भी बदलेगा। लड़कियों की शिक्षा से गांव में खुशहाली आएगी, कम बीमारी, बेहतर खेती और समझदार बच्चे। ये सब आपके हाथ में है साहब। बराबरी से ही समाज मजबूत होता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो शायद वो कुछ ऐसा कर दिखाए जो मेरा बेटा भी न कर सके। साहब, उसे मौका दीजिए। लड़के लड़कियों में फर्क खत्म कीजिए। यही असली गांव के तरक्की का वही रास्ता है। लोग जो रानी का मजाक उड़ाते थे, अब उसके सम्मान में खड़े थे। मुखिया ने खुद सभा बुलाई और कहा, आज से रानी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा है। मैं ऐलान करता हूं कि गांव के सभी गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी, ताकि वे भी सम्मान और मेहनत से अपनी जिंदगी संवार सकें। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह सही थी। मैं अब इसे अपना सहयोग दूंगा और गांव में एक स्कूल खोलने में मदद करूंगा, जो खास तौर पर बेटियों की शिक्षा के लिए होगा। लिंग भेद छोड़ो, शिक्षा को अपनाओ, गरीब किसान का शोषण मत करो। यह गांव का नारा बन जाता है और गांव तरक्की की राह पर चल पड़ता है।